यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे, आपकी सोसाइटी खुश होगी, स्वस्थ होगी। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए NCERT सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 3 जिसका नाम नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी अर्थात लोकतंत्र और विविधता का पार्ट 1 MCQ लेकर आया हूं। ये MCQ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये स्कूल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जिनका हिंदी हो या इंग्लिश हो मीडियम, वो दोनों देख सकते हैं। प्लस जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं। इवन स्पेशली पब्लिक सर्विस कमीशन और जो नेट और सेट वाले होते हैं और TGT PGT वाले, वो खास करके क्योंकि NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही उनसे पूछा था और मैं पार्टिकुलरली पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर पढ़ के चैप्टर से क्वेश्चंस उठाता रहता हूं। ठीक है, चलिए तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तो आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो आज की क्लास है NCERT सिविक्स क्लास 10 चैप्टर 3 जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी अर्थात लोकतंत्र विविधता। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। और ये न्यू चैनल है, ये बहुत लोग कम सब्सक्राइब देखकर छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आप रहिए, साथ दीजिए, मैं धीरे धीरे सब कुछ लेकर आऊंगा, हर चीज लेके आऊंगा, हर सब्जेक्ट पर वर्क करूंगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दे आर, मतलब टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे, है ना, कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अफ्रीकन, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकन, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकन अमेरिकन, चौथा ऑप्शन है एंग्लो इंडियंस। एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता, इस चैप्टर में क्या बताया गया। देखिए, इस चैप्टर में एक एक खास चीज ये बताया गया है कि जब लोकतंत्र होता है जहां, वहां विविधता पाई जाती है, विविधता देखी जाती है। और उसी में, वो विविधता में सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर लोग कैसे आपस में बंटते हैं, कैसे लोगों का एक दूसरे से मतभेद पैदा होता है, उसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अमेरिकन अफ्रीकन के साथ है इसमें, और इंडिया का भी छोटा सा कंटेंट दिया गया है, ठीक है। और इसमें बुल्गारिया का कंटेंट दिखाया गया, रोमानिया का छोटा सा स्टोरी दिखाया गया। इसमें बताया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में कैसे सामाजिक स्तर पर मतभेद पैदा कर देते हैं, डाइवर्सिटी ले आते हैं ना, आप वायलेंस पैदा कर देते हैं, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर, इसमें ये भी दिखाएगा सिमिलरिटी क्या है, डिवीजन क्या है, मतलब डिफरेंसेस क्या है, ये सब दिखाया गया, ठीक है। तो वापस चलता हूँ मैं क्वेश्चन पर, बता देना मेरा फर्ज बना इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, तो टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दीआर, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया, ये पेज नंबर 30 से लिया है, ठीक है। पेज नंबर 30 NCERT बुक क्लास 10 राजनीति शास्त्र लिया है, ठीक है। पेज नंबर 30 अफ्रीकन अमेरिकन ये लोग थे, ठीक है। मतलब मूल वंश ये लोग अफ्रीकन थे लेकिन अमेरिका में रहते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने लगा भी दिया है पेपर कटिंग, टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस दे आर अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, पेज नंबर 30 से है, हाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, स्मिथ एंड कार्लोस, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस व्हेन दे आर रिसीव देयर मेडल्स वियरिंग डैश टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, मतलब जो टॉमी स्मिथ और जो जॉन कार्लोस जी जब अपना मेडल ले रहे थे तो उसमें वो क्या पहने थे, ठीक है। और जो भी वो पहने थे वो ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पहने क्या थे, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ब्लैक शूज विदाउट सॉक्स, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक सॉक्स विथ एंड नो शूज, तीसरा ऑप्शन कहता है व्हाइट शूज विदाउट सॉक्स, और चौथा ऑप्शन कहता है व्हाइट सॉक्स एंड नो शूज। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, टॉमी स्मिथ वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 2 का ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज, ये यही पहने हुए थे, याद रखिएगा। ये काले मोजे बिना जूते के आके खड़े हुए थे, काले मोजे। मतलब कभी भी आप देखिए कोई भी गेम वगैरह होता है तो लोग ब्लैक फ्लैग या फिर ब्लैक रिबन लेके हाथ में बांध लेते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ना भेदभाव को, ऐसा है ना, या फिर किसी चीज की कमी को, ठीक है। तो ये क्या किए थे, ब्लैक सॉक्स पहन के आ गए थे और कोई जूता नहीं पहने थे, ठीक है। तो इसको मैंने लिया है, ये भी मैंने पेज 30 से ही लिया है, पेज नंबर 30 से लिया है, याद रखिएगा। यहाँ भी मैंने लगा दिया है इसका पेपर कटिंग, देख सकते हैं आप लोग। दे रिसीव देयर मेडल्स वियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। व्हाट डिड ब्लैक ग्लव, एक मिनट, हाँ, व्हाट डिड ब्लैक ग्लव्ड एंड इम्बोज्ड फिस्ट सिंबलाइज, मतलब वो जो काले दस्ताने हाथ में लिए हुए थे और हाथ ऊपर खड़े करके जो खड़े हो गए थे स्मिथ और कार्लोस,
ये किस चीज का प्रतीक था, ये क्या दिखाना चाहते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्लैक पावर, पहला ऑप्शन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक पावर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं बता देता हूँ। बुक में जो दिया हुआ है उसमें दिखाएगा ब्लैक पावर सिर्फ बताया गया है, लेकिन आप यदि ध्यान से डीप पढ़िएगा तो ब्लैक पावर क्यों दिखाया गया, उसको दिखाना क्यों पड़ा उसको? क्योंकि उसके साथ मतभेद हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो चैप्टर पढ़ा वहां से मुझे दो ऑप्शन लगा, तीसरा मैंने ऑप्शन सी के साथ मैं जाऊंगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहले था, ठीक है, तभी तो ये लोग सामने आया कि देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक वो झुके नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो ब्लैक पावर को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमें भी वो क्षमताएं जो आप में क्षमताएं हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी जाएगा, ए एंड बी दोनों, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्लैक पावर, मतलब नस्लीय भेदभाव और अश्वेतों की शक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी मैंने कहा लिया, ये भी मैंने पेज नंबर 30 से लिया है। यहाँ पर देखिए बुक में सिर्फ दिखाया गया है ब्लैक ब्लैक द ग्लव द ब्लैक ग्लव्ड एंड राइज क्लेंस्ड फिस्ट वर मीन टू सिंबलाइज ब्लैक पावर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इन विच ईयर डिड सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टॉल अ 20 फीट हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्ट बाय टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस? मतलब हुआ ये था, जो ये टॉमी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने क्या किया था, ठीक है। मैं अभी समझाऊंगा ना, समय बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने, छोटा सा बता देता हूँ, इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक के ये लोग प्लेयर थे, इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीता था। तो ये जब मेडल लेने जा रहे थे तो ये क्या किए थे, स्टेज पर जब मेडल लेने के बाद वो क्या किए थे, हाथ खड़ा करके अपने जातीय भेदभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट कर दिए थे। इनसे बाद में ये भी उल्लंघन के नाम पर, ओलंपिक का उल्लंघन करने के नाम पर इनसे मेडल वगैरह वापस ले लिया गया था। तो उन्हीं का रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिवर्सिटी थी, नाम थे सेंट जॉन स्टेट यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया था, ये टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के नाम नाम का, मतलब सेम स्ट्रक्चर जैसा उन्होंने खड़ा होता उसी तरह का 20 फीट का एक ऊंची मूर्ति स्थापित की। तो ये मूर्ति स्थापित कब की गई थी, तो इसलिए क्वेश्चन दिया गया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला 1954, दूसरा ऑप्शन 1968, तीसरा ऑप्शन है 2005, चौथा ऑप्शन है 2015। तो ये मैंने लिया है, ये भी पेज नंबर 30 से ही लिया है, वो फिगर आपको याद होगा, बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। तो इसका आंसर है 2005, ठीक है, याद रखिए 2005 में रिप्रेजेंट किया गया था, स्टेचू बनाया गया था। यहाँ पे मैंने लगा दिया है, इन 2005 द सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी इंस्टॉल 20 फीट हाई स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग द प्रोटेस्ट बाय द टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनना है। तो आपको दो वाक्य दिया गया, दो सेंटेंस दिया गया है। पहला सेंटेंस कहता है, डेमोक्रेसी डज नॉट इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा ऑप्शन कहता है, डेमोक्रेसी कैन मेक सोशल डिवीजन इनटू पॉलिटिकल डिवीजन। मतलब कह रहा है कि क्या डेमोक्रेसी के जो पॉलिटिकल पार्टीज वो कंपटीशन नहीं लेके आते हैं। और दूसरा ऑप्शन कहता है, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिवीजन करते हैं, बंटवारा कर देते हैं ना, समाज को बांट देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ओनली वन, दूसरा ऑप्शन है बोथ एक और दो, तीसरा ऑप्शन है ओनली टू, चौथा ऑप्शन है नीदर एक नौ दो। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ओनली टू। अब वन क्यों नहीं होगा मैं यह बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नॉट मैंने लगा दिया है, यहाँ पर क्या नॉट, यदि ये नॉट नहीं होता है, मैं नॉट को यहाँ पर हटाता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ पॉइंट को, डेमोक्रेसी इन डज भी हटाता हूँ, ठीक है, चलिए डज रहने देता हूँ, ठीक है। डेमोक्रेसी डज इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, यस। जैसे कि यहाँ पर नहीं देते, बीजेपी का अलग समूह चलता है और कांग्रेस का अलग, दो पार्टी इंडिया में क्या करते हैं, बांट दिए ना समाज को, इसलिए कहा गया। तो ठीक है, बुक में यदि नॉट नहीं रहता तो इसका आंसर बी जाता, बोथ वन एंड टू, ठीक है। ये मैंने लिया है पेज नंबर 34 से, मैंने यहाँ पर लगा भी दिया, ये बहुत बड़ा कंटेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों का जनसंख्या क्या था, आबादी क्या थी परसेंटेज में, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है 44 और 53, दूसरा ऑप्शन कहता है 53 और 44, तीसरा ऑप्शन कहता है 51 और 44, चौथा ऑप्शन कहता है 42 और 53, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 44 एंड 53%। मतलब रोमन कैथोलिक की आबादी 44% थी और प्रोटेस्टेंट्स की आबादी 53% थी, 53% थी, ठीक है। ये भी मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने पेज नंबर 34 से ही लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैंने लगा दिया है, ठीक है।
53% आर प्रोटेस्टेंट वाइल 44% आर रोमन कैथलिक्स। ठीक है, पेज नंबर 34 में आप पढ़ लीजिएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बाय हुम वाज कैथलिक्स रिप्रेजेंटेड इन नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब किसके द्वारा उत्तरी आयरलैंड में कैथलिक्स किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, कैथलिक्स लोगों का। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है नेशनलिस्ट पार्टीज, दूसरा ऑप्शन कहता है यूनियनिस्ट, तीसरा ऑप्शन कहता है अमेरिकन, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर होगा ए, नेशनलिस्ट पार्टीज, नेशनलिस्ट पार्टीज। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कैथलिक्स लोगों को रिप्रेजेंट किया गया था, इन्हीं पार्टी के द्वारा आगे बढ़ा गया था। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैंने लगा दिया है। देखिए यहाँ भी पेपर कटिंग है, ये पेपर कटिंग बहुत बड़े बड़े मेरे आ गए हैं, बोला ना अभी थोड़ा डिवाइस का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, लूंगा अच्छा फोन, लूंगा अच्छा सिस्टम, फिर से लूंगा मैं, या सिस्टम बनाना होगा बनाऊंगा। ठीक है, द कैथलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन हाउ मेनी कंट्रीज डज यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू रिलीजियस एंड एथनिक पॉलिटिकल कंपटीशन। कह रहा है कि धार्मिक और जातीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मतलब मतभेद ही समझिए, जो मतभेद के कारण यूगोस्लाविया कितने देशों में बट गया था, विघटित हो गया था, टूट गया था, है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 2 देश, दूसरा ऑप्शन कहता है 4 देश, तीसरा ऑप्शन कहता है 5 देश, चौथा ऑप्शन कहता है 6 देश। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। ये मैंने पेज नंबर 36 से लिया है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सिविक्स से लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 6 देशों में बट गए थे। ठीक है, याद रखिएगा 6 देशों में बट गए थे जो यूगोस्लाविया थे। राजनीतिक यही होता है, राजनीतिक धार्मिक भेदभाव होता है। भारत देखिए क्या हो गया, पाकिस्तान से बट गया ना, यही कंडीशन होता है। ठीक है, यहाँ भी बहुत बड़ा कंटेंट है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते पेज नंबर 36 से लिए मैंने लिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फिल इन द ब्लैंक, क्या भरना है भाई, देखते हैं। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज इन डैश एंड लास्टेड टिल 1975, मतलब कह रहा है जो अश्वेतों की जो आंदोलन था, जो काले लोगों का जो क्रांति चला था, वो कब आरंभ हुआ था, कब उठा था, कब उभरा था, और ये चला था 1975 तक। ये कब हुआ था, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 1968, दूसरा ऑप्शन कहता है 1954, तीसरा ऑप्शन कहता है 1965, और चौथा है कहता है 1966। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएगा। ये मैंने पेज नंबर 30 से लिया है, याद रखिए। जो बड़ा वाला पिक्चर बताया था ना अभी सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी वाला, उसी के लेफ्ट साइड में देखिएगा ब्लैक पावर दिखाएगा, बोल्ड में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1966। 1966 में ये आरंभ हुआ था, ब्लैक पावर मूवमेंट, 1975 तक चला था। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10th में मैंने छोटा सा क्वेश्चन आंसर डाल दिया है। क्वेश्चन आंसर डालने का मतलब है पूरा चैप्टर का थोड़ा सा सार था ये। क्या है, देखिए व्हेन डज सोशल डिवीजन अकर्स, मतलब सामाजिक मतभेद कब हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सम सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स अदर डिफरेंसेस। कहता है सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक मतभेद अन्य मतभेदों के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोई खास जाति है, ठीक है, उसे लग रहा है कि मेरे जहाँ में हमारा कुछ कल्याण नहीं हो रहा, हमें दिक्कत हो रहा है, तो वो सरकार से मांग करती है कि मुझे इस चीज़ की सुविधा चाहिए। तो उनको सुविधा दे दी जाती है, सरकार को महसूस होती है हाँ ये सही है, मांग इनका सच है, सही है, तो उनको दे देती है। तो दूसरा वाला क्या करता है, दूसरे समाज वाले में एक छोटा सा ना वो क्या बोलते हैं मतभेद आ जाता है कि यार उनको वो फलाना अधिकार मिल रहा तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। वो भी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उस मांगने के तैयार में क्या करते हैं, वो पार्टी बना देते हैं, यूनियन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, हाँ, रैलियां निकालना शुरू करते हैं, हड़ताल का स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। एक वो पार्टी खड़ी हो जाती है। अब जिस पार्टी ने उनको पहले वाले कास्ट को या पहले वाले को जो समर्थन करके उनका कानून बनाया था, एक वो पहले से तो पार्टी थी, एक नया पार्टी खड़ा हो गई। अब ले दोनों में क्या हुआ, मतभेद शुरू हो जाता है ना, ओवरलैप कर जाता है, तो विवाद शुरू हो जाता है। इसी में समाज बंटता है, लोग बोलते हैं हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं ना, मतभेद पैदा हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होने लगती है, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर, नस्ल को लेकर, रंग को लेकर के, है ना, जन्म स्थान को लेकर मतभेद वगैरह होने लगता है। इसके बारे में हमें अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 17 बताता है। क्या बताता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। याद रखिएगा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लेके आता हूँ, इस स्कूल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव आएगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ
तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप तक मैं अपने संदेश को, अपने मेहनत को पहुंचा सकूं। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलता हूँ मैं। जय हिंद, धन्यवाद।